आपकी आर्म रेसलिंग को नेचुरली अच्छा करने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं जो कि आपको नेचुरली मिलती है, जो कि कंसीडर होती है एज अ गॉड गिफ्ट, जैसे कि आपकी नेचुरल हाइट, नेचुरल वेट, आपकी नेचुरली स्ट्रेंथ और आपके नेचुरल मूव जिनमें आप अच्छे तरीके से मूवमेंट पकड़ पाते हैं। पर आपकी आर्म रेसलिंग को नेचुरली ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सबसे बड़ा जो गॉड गिफ्ट होता है आपके पास, वो है आपका हैंड साइज। यानी कि अगर आपका हाथ बहुत ज्यादा लंबा है, आपके फोर आर्म की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है, आपकी पाम बहुत ज्यादा चौड़ी है, आपकी फिंगर बहुत ज्यादा लंबी मोटी है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपके हैंड के बारे में, वो आप सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट कंसीडर कर सकते हैं आपकी आर्म रेसलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। क्योंकि आपका हाथ जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा, वो आर्म रेसलिंग में हर चीज में आपको बेनिफिट देगा। आपके अपोनेंट के साथ आपकी ग्रिपिंग में वो आपको हेल्प करेगा, आपके अपोनेंट को कप करने में आपकी हेल्प करेगा, आपका लेवरेज बहुत ज्यादा होगा, आप अच्छे से सारे मूव खेल पाएंगे। पर वहीं दोस्तों, इन सब चीजों का उल्टा, अगर आपका हाथ छोटा है, आपकी फिंगर छोटी है, आपकी पाम छोटी है, आपका फोर आर्म का साइज है वो छोटा है, तो लंबे हाथ होने की जो ये सारी एडवांटेज हैं, ये आपके लिए डिसएडवांटेज में बदल जाती हैं। यानी कि अगर आपका हाथ छोटा है तो आप आर्म रेसलिंग में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करेंगे। और अगर आपके अपोनेंट का हाथ आपसे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है तो आपका हाथ नॉर्मल साइज होने के बाद भी वो सारी प्रॉब्लम्स फेस करेगा जो कि एक नेचुरली शॉर्ट हैंड वाला बंदा फेस करता है। तो दोस्तों, कैसे शॉर्ट हैंड होने के बावजूद आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए अच्छी आर्म रेसलिंग कर सकते हैं, कैसे उसे डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नाम सुपी चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो शॉर्ट हैंड आर्म रेसलर्स के ऊपर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी कमेंट्स आती है हमारे भाइयों की कि हमारे छोटे हाथ है, क्या हम आर्म रेसलिंग में अच्छे लेवल पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उन्हीं के लिए होने वाली है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को आज हम सोल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका हाथ नॉर्मल साइज का भी है और आपके सामने कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है और उसका हैंड साइज आपसे बहुत ही लंबा होता है, तो उसके साथ कैसे डील करें, क्योंकि उन लंबे हाथ वालों के सामने भी आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं जो कि एक शॉर्ट हैंड वाला किसी नॉर्मल हैंड साइज वाले बंदे के सामने फेस करता है। सो हैंड साइज के अकॉर्डिंग हम दो तरीके के आदमी को कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पर वे लोग आते हैं जिनका कि हैंड साइज रेगुलर हैंड साइज से छोटा होता है, यानी कि उनका हैंड साइज, उनका पाम साइज छोटा होता है। और नंबर 2 पर वे लोग आते हैं जिनका कि हैंड साइज रेगुलर हैंड साइज इतना होता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जब कभी भी उनके सामने कोई लंबे चौड़े हाथ वाला आदमी आता है तो वो भी सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं जो कि एक छोटे हाथ वाला फेस करता है। और इन दोनों कंडीशन वाले लोगों को भी हम दो सिचुएशन में बांट सकते हैं। नंबर 1 वे लोग जिन्होंने अभी आर्म रेसलिंग स्टार्ट की है, यानी कि जो बिगिनर है, जिन्हें आर्म रेसलिंग स्टार्ट किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और नंबर 2 पर वे आदमी जिन्हें आर्म रेसलिंग स्टार्ट किए हुए थोड़े बहुत दिन हो चुके हैं, जो थोड़ा बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं, यूज्ड टू हो चुके हैं अपनी मूवमेंट्स और अपने मूव्स को लेकर। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 सिचुएशन वाले बंदे, यानी कि जिनका हाथ जो है वो परमानेंटली छोटा होता है, क्योंकि ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो वही लोग करते हैं। उसमें भी हम पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें आर्म रेसलिंग करते हुए काफी टाइम हो चुका है, यानी कि वे लोग जो अपनी मूवमेंट्स और अपने मूव्स के साथ थोड़े से यूज्ड टू हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जब आप आर्म रेसलिंग करने लगते हैं, चाहे आपका हाथ छोटा हो या बड़ा हो, आप हुक खेलते हो, टॉप रोल खेलते हो, कोई भी आप स्टाइल खेलते हो, तो आपको आर्म रेसलिंग करते हुए आपकी जो बॉडी है वो अपने आप कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स जो है वो आपको देती है, जिसकी वजह से आपका गेम जो है वो इम्प्रूव होता है ओवर द टाइम। तो अगर आपका आर्म रेसलिंग करते हुए अपने आप या फिर आपकी बॉडी ने आपकी कुछ आदतें सीख चुके हैं, जिनकी वजह से आपका गेम अच्छा चल रहा है, शॉर्ट हैंड होने के बावजूद भी आप ज़्यादा मैच जीत पाते हैं उन ट्रिक्स और टेक्निक्स को यूज करके जो नेचुरली आपकी बॉडी ने आपको ओवर द टाइम प्रैक्टिस करने के दौरान दी है, तो हमारा सजेशन यही रहेगा दोस्तों कि आप उन्हें बिल्कुल मत छोड़िए, आप उन्हीं पर और ज़्यादा वर्क करिए, उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए, ताकि आपका गेम ज़्यादा इंप्रूव होता है। क्योंकि अगर आप उन्हें अब बीच में बदलने की कोशिश करेंगे, कहीं नई मूवमेंट सीखने की कोशिश करेंगे एक मूवमेंट को छोड़कर, तो हो सकता है कि आपका गेम जो है वो पहले से भी बेकार हो जाए। और अब बात करते हैं नंबर 2 सिचुएशन वाले लोगों की, यानी कि वे लोग जिनका हाथ परमानेंटली छोटा है और जिन्हें आर्म रेसलिंग करते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, या फिर आर्म रेसलिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें पता है कि उनका शॉर्ट हैंड जो है वो उन्हें आर्म रेसलिंग में दिक्कत देने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन वाले लोगों के लिए दोस्तों हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप शुरुआत से ही हुक खेलिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हुक जो है दोस्तों वो एक ऐसा मूव है जिसमें आपकी ग्रिपिंग वगैरह, आपकी हैंड लेंथ वगैरह और आपकी राइजिंग वगैरह जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता।
मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैटर करता है, पर दूसरे मूव्स के कंपेयरली ये सारी चीजें जो है वो हुक में कम मैटर करती हैं। आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी एंगल स्ट्रेंथ और आपकी कपिंग स्ट्रेंथ, जो कि आप एक्सरसाइज के थ्रू डेवलप कर सकते हैं। अपने एंगल को, अपनी कपिंग को जो है वो आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपके अपोनेंट का हाथ तब भी बहुत ज्यादा लंबा है और आपका बहुत ज्यादा छोटा है, तो एक बार हुक में जाने के बाद आपका जो शॉर्ट हैंड है वो आपको एक तरीके से एडवांटेज भी दे सकता है, क्योंकि आपके अपोनेंट को आपको होल्ड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है और आपको हराने के लिए भी। तो आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, आपके अपोनेंट का जो लीवर है वो ज्यादा लंबा है, तो आपका अपोनेंट के जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा ऊपर लग रहा है हाथ पर, इसलिए उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, होल्ड करने के लिए भी और आपको पिन करने के लिए भी, क्योंकि आपका जो हाथ है वो आपका लीवर छोटा है और आपका जो फोर्स लग रहा है वो आपके जॉइंट के काफी पास लग रहा है कंपेयरली आपके अपोनेंट के। तो आपको जो फोर्स है वो कम भी महसूस होगा और आप अच्छे से फोर्स भी लगा पाएंगे, और आपके फोर्स लगाने से आपके अपोनेंट को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रोकने में भी और आपको पिन करने में भी। तो हुक जो है दोस्तों वो एक काफी अच्छा मूव है शॉर्ट हैंड गाय के लिए, यानी जिनका हाथ छोटा होता है। बेशक उनकी फिंगर्स की उन्हें काफ़ी ज़रूरत होती है, पर फिंगर्स को जो है आप ट्रेन करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी कपिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपका एंगल आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने कई सारे बंदों को देखा होगा जिनके हाथ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और एक बार हुक में उनमें फंस जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, उन्हें हराने के लिए और उन्हें रोकने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लंबे हाथ वाले बंदों को। और दोस्तों अगर आप शॉर्ट हैंड के साथ टॉप रोल ही खेलना चाहते हैं, आपको हुक जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, उसकी मूवमेंट आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, आपको टॉप रोल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप टॉप रोल शॉर्ट हैंड के साथ नहीं खेल सकते, आप टॉप रोल भी अच्छे से खेल सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेजर फिक्सेस और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो अगर आप शॉर्ट हैंड के साथ टॉप रोल ही खेलना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो ला देंगे कि शॉर्ट हैंड के साथ टॉप रोल को कैसे खेला जाता है अच्छे तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हुक और टॉप रोल दोनों ठीक ठाक खेल लेते हैं शॉर्ट हैंड से भी और तब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, एक और चीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं, वो है दोस्तों स्ट्रैप। क्योंकि दोस्तों एक बार जब आपके हाथ स्ट्रैप में बन जाते हैं तो आपका अपोनेंट और आप ग्रिपिंग में इतना ज़्यादा फेरबदल नहीं कर पाते, और उसके बाद आपकी जो रिस्ट है वो एक तरीके से चिपक जाती है आपकी, और आपके अपोनेंट की जो रिस्ट है वो इतनी दूर नहीं रह पाती, क्योंकि ज़्यादा दूर रखकर टॉप रोलर्स थोड़ा ज़्यादा ट्रिक वगैरह यूज कर लेते हैं। पर जब स्ट्रैप बनती है तो स्ट्रैप में हुकर्स को जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है अपने अपोनेंट को कप करने में, क्योंकि हाथ एक तरीके से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और अपोनेंट जो है वो इतना ज़्यादा स्पेस वगैरह और इतना ज़्यादा स्पीड नहीं मार पाता, तो हुकर के लिए थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है स्ट्रैप में। तो आप स्ट्रैप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट हैंड है आपका। तो उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक शॉर्टर गाय हैं, आपका हाथ, आपका पाम वगैरह जो है ये सब छोटी है और आपने आर्म रेसलिंग अभी कुछ दिनों से स्टार्ट की है, तो हुक जो है वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। आप उसके साथ अच्छे से गेम अपना इंप्रूव कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं ज़्यादा जल्दी। आपको हुक में सिर्फ अपनी फिंगर पर काम करना है, फिंगर स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कपिंग स्ट्रॉन्ग करनी है और अपना एंगल स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन तीन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करके आप अपना गेम अच्छा कर सकते हैं शॉर्ट हैंड के बावजूद। और इसके अलावा अगर आपको काफ़ी दिन हो चुके हैं आर्म रेसलिंग करते हुए, आप हुक पर स्विच नहीं कर सकते हैं, हुक के अलावा आप कोई गेम खेलते हैं, तो जैसा कि हमने कहा कि हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप उन्हीं पर काम करते रहें, उन्हीं ट्रिक्स और टेक्निक्स जो आपने एक्सपीरियंस और ओवर द टाइम सीखी है प्रैक्टिस करते हुए, उन्हीं को बेटर बनाइए और ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी कंडीशन वाले लोगों के बारे में, यानी कि जिनका हाथ जो है वो रेगुलर हैंड साइन जितना है, बट फिर भी जब कोई उनके सामने ज़्यादा लंबा चौड़ा आदमी आ जाता है जिसका हाथ और पाम वगैरह जो है वो भी बड़ी होती है, हैंड लेंथ भी ज़्यादा होती है, तो उसके सामने अब कैसे गेम खेल सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका गेम जो है वो काफ़ी अच्छा होता है अपने जैसे प्लेयर्स के साथ, यानी जिनका हैंड साइज आपके ऑलमोस्ट बराबर होता है, इक्वल होता है, पर कोई लंबा चौड़ा आदमी जब आ जाता है जिसका हैंड साइज काफ़ी बड़ा होता है, बेशक उसका गेम ज़्यादा अच्छा ना हो, पर फिर भी उसके सामने आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों किसी भी अपने से लंबे हाथ वाले बंदे के साथ आर्म रेसलिंग करते हुए एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है कि आपको कभी भी अपना जो राइजर है वो लो करके नहीं खेलना है, चाहे आप हुक खेलते हो या टॉप रोल खेलते हो, कुछ भी खेलते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से पैड हटा देता हूँ। अब मान लिया कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि संजू का हाथ मुझसे काफ़ी ऊंचा हो चुका है, तो इस सिचुएशन में अगर मैं लो करूंगा इस हाथ को तो संजू को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका हाथ लंबा है और मैं उसे और ज़्यादा लो कर रहा हूँ, तो वो आराम से मुझे टॉप रोल भी कर देगा और आराम से कप भी कर लेगा। तो कभी भी लो मत रखिए, हमेशा आपको हुक खेलना हो या टॉप रोल खेलना हो हाई रखिए, और कप भी करना हो आपको तो आप कप करिए ऐसे इस सिचुएशन में, ना कि आप ऐसे कप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो उसका लंबा हाथ
हो सकता है आपको कप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे। और अगर वो लो हैंड वगैरह थोड़ा बहुत अच्छा खेलना जानता है तो वो आपको आराम से टॉप रोल कर देगा, बहुत ही आराम से। तो आपको कप करना हो या टॉप रोल करना हो, बिल्कुल राइजर अप करके आप खेलिए। और दूसरी चीज़, एल्बो जो है वो कभी भी पीछे मत रखिए लंबे हाथ वाले के सामने, क्योंकि दोस्तों अगर आपका हाथ छोटा है तो आपको लंबे हाथ के सामने एक एडवांटेज मिलता है कि आप अपना राइजर अप रख सकते हैं। एल्बो आगे रखने के बाद भी आपका जो सेंटर है वो आपकी तरफ नहीं सरकेगा, वो बीच में ही रहेगा। या फिर उसके बाद भी आपका सेंटर जो है वो आपके अपोनेंट की तरफ है। तो जब आप सेंटर लेने के लिए थोड़ा सा रेफरी को कहेंगे तो सेंटर देने के लिए आपके अपोनेंट को अपनी एल्बो जो है वो पीछे की ओर करनी पड़ेगी, जिससे उसका जो एंगल है वो भी खुलेगा। तो लंबे हाथ के सामने ये होता है एडवांटेज शॉर्ट हैंड का, कि आपके अपोनेंट का एंगल खुल जाता है एक तो सेंटर देने के लिए, और दूसरा आप अपना जो एंगल है वो क्लोज रख सकते हैं, एल्बो जो है बिल्कुल आगे रख सकते हैं, अपना राइजर अप रख सकते हैं, और तब भी आपका जो सेंटर है वो बीच में ही रहेगा और आप कंफर्टेबल पोजीशन में रह सकते हैं। और इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों एक और सबसे मेन चीज़ जो किसी भी बड़े हाथ के सामने आपकी मैच को जीतने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, मैच का जो डिसीजन बदलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, वो है दोस्तों रीग्रिपिंग। क्योंकि दोस्तों रीग्रिपिंग जो है अगर आप एक बार मार लेते हैं ना, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्म रेसलिंग में आपका हाथ आपके अपोनेंट्स के जितना ऊपर चला जाएगा, जितना ऊपर से आप पकड़ सकते हैं, आपके लिए मैच उतना ही आपके फेवर में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो बेशक आपकी पोजीशन है वो बिल्कुल सेम रहती है दोनों के लिए, नकल्स दोनों की विजिबल रहनी चाहिए तभी मैच स्टार्ट होता है। बट मैच स्टार्ट होने के बाद आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर आपको मौका जब मिलता है या फिर मौका आपको लगाना पड़ता है, यानी मौका लगते ही आपको जो है रीग्रिपिंग करनी चाहिए इस तरीके से। तो कितना भी लंबा हाथ हो, एक बार आपने रीग्रिपिंग कर ली और ऊपर से पकड़ लिया तो टॉप रोल हो, हुक हो, आराम से मार पाएंगे आप और आराम से कंट्रोल में ले पाएंगे मैच। तो रीग्रिपिंग का यूज़ करना कभी मत भूलिएगा, नॉर्मल मैचेस में भी। और अगर किसी का लंबा हाथ है तो आपके दिमाग में वो होना ही चाहिए कि आपको रीग्रिपिंग करनी है मौका मिलते ही। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अच्छा कर सकते हैं अपना गेम शॉर्ट हैंड के बावजूद। तो इसके अलावा दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें ये जो हमने बताई ये यूज़ करके आप पे वर्क करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सब पे सारी चीज़ें अलग अलग काम करती हैं और सबकी जेनेटिक्स अलग होती है, सबका जो है नेचर अलग होता है, मसल शेप सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ये ट्राई किया और आपको वो इफेक्ट नहीं दिखा तो ये बेकार है। या तो इन चीज़ों को आप लगातार ट्राई करके देख सकते हैं, आपके लिए इफेक्टिव तब होगी। या फिर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए, चीज़ों को समझिए, अपने आप समझिए कि आप पर क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो इतना था दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी दिनों बाद लॉन्ग वीडियो बनाने का टाइम लगा, सॉरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं बिजनेस वगैरह को लेके। कोशिश करेंगे वीडियो अगली भी जल्दी लाने की। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।